बहुत बहुत स्वागत 5 की आंच में। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज सवाल बस्तर झीरम को लेकर, नक्सलवाद को लेकर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने प्रदेश में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया है। टारगेट किलिंग, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, पार्टी विशेष, धर्म विशेष, इसे टारगेट करके मारना, टारगेट किलिंग, यह नया शब्द आया है। प्रदेश सरकार पर सुरक्षा नहीं देने का भी आरोप लगाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नक्सली शांत हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने शून्यकाल के दौरान टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया। साथ ही राज्य सरकार पर सुरक्षा नहीं देने के आरोप लगाए। अनुपूरक बजट पर भाषण के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि नक्सली शांत, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। जनता जानती है कि झीरम घाटी का असली दोषी कौन है। जब हम जांच के लिए आगे बढ़ते हैं, यही लोग कोर्ट चले जाते हैं। वहीं रविंद्र चौबे ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नक्सली गतिविधियों को गंभीरता से लिया है। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो प्रतिपक्ष का व्यवहार है उसको उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार नक्सली घटनाओं पर चर्चा नहीं कराना चाहती, हंगामा कर सदन का समय जाया करना चाहती है। सत्ता पक्ष का आज का जो व्यवहार है उसे उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। राजनांदगांव जिले में नक्सलवाद समाप्त हो गया था। पूरे देश में नक्सल गतिविधियों में सबसे उच्च स्तर पर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। और आम जनता की भी हत्या नक्सलियों ने की है। अभी कल परसों ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नक्सली गतिविधियों को हमेशा गंभीरता से लिया है। जब प्रेम प्रकाश पांडेय जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब तो गोपनीय विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी। ये पहली निर्लज्ज सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। और उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके 18 नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया और उस विषय पर वो चर्चा करवाने तैयार नहीं है। बस्तर में पिछले कुछ समय में बीजेपी के कई नेताओं की हत्या के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। विपक्ष के नेता राज्य सरकार पर हमलावर रहे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा और सदन की कार्यवाही बाधित हुई। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। दो विपक्ष ने सत्ता पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। यह रिपोर्ट आपने देखी। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। यह भी कहा गया कि नक्सली शांत हैं, लिहाजा बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज दरअसल सदन में चला है। बृजमोहन अग्रवाल साहब को भी आपने सुना और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ये हत्यारी ये सरकार है। तो इस पर हम लगातार बने हुए हैं। इसी मसले पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आएगी उसका भी हम रुख करेंगे। और ये लीजिए बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम सौरभगढ़, जमानत मिल गई है। छतरपुर कोर्ट में ये पहुंचा हुआ था। बमीठा थाने में मामला दर्ज है। तलाश की जा रही थी। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पूरा मामला एक शादी समारोह से जुड़ा हुआ। तमंचे पर डिस्को ये कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, फायरिंग इसने की, हवाई फायरिंग, बाद में धारा जुड़ी है। शादी रुकवा दी। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से यह भी कहा गया कि आजकल हर मामले को मुझसे जोड़ दिया जाता है। दरअसल सुर्खियों में है आजकल, वो केंद्र में है वो आजकल। तो धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को जमानत मिल गई। आज ही ये अदालत पहुंचे थे। कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंच पाए, ये अदालत पहुंच गए और उन्हें जमानत मिल गई। सहयोगी नरेंद्र परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, शालिग्राम को जमानत, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अदालत ने कहा, यह भी बताएं।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर सालिग्राम गर्ग और उनके साथी जो है राजाराम तिवारी आज अचानक से ही यहाँ पर जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश हुए थे। और जो पूरा मामला हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, बागेश्वर धाम के जो महाराज है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके भाई सालिग्राम है, जिनके द्वारा एक शादी समारोह में हंगामा किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद, मामला दर्ज होने के बाद आज वो है अचानक से जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश हुए थे। वहां पर बिल्कुल पक्षकार भी उपस्थित हुए थे और जो फरियादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं और जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उन्होंने जमानत की जो आवेदन किया गया था उसको खारिज करने की उन्होंने न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन और जो सालिग्राम गर्ग के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा जो सुनवाई के दौरान जो तथ्य रखे गए हैं उन सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार करते हुए जो मजिस्ट्रेट है उनने जमानत जो सालिग्राम गर्ग हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग और उनके जो साथी हैं राजाराम तिवारी, उनको यहाँ पर जमानत दे दी है और उनकी जमानत मंजूर कर दी गई है और जमानत उनकी भरी जा रही है। और जो इसमें यह भी हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 25-25 हजार रुपए के बंद पत्र और उतने ही रकम के मुचलके पारे है जमानत यहाँ विशेष कोर्ट द्वारा स्वीकृत की गई है। जी और जमानत मिल गई है, ये एक बड़ा अपडेट। और कितने के मुचलके पर ये जमानत मिली है, विस्तार से नरेंद्र बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज को आप तक पहुंचा रहे थे। नरेंद्र, आज जब सुनवाई हुई, क्या कुछ वहां का घटनाक्रम रहा, ये भी बताएं। एक और बात, कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच पाए थे इन तक, ये खुद ही अदालत पहुंचे थे आज। नरेंद्र जी बिल्कुल, आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से जो पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद लगातार से ही बागेश्वर धाम के जो महाराज है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके भाई सालिग्राम गर्ग और उनके साथी फरार चल रहे थे। लेकिन आज अचानक से ही जब जिला अदालत की विशेष कोर्ट में आकर पेश हो जाते हैं तो पुलिस में यहाँ पर बिल्कुल हड़कंप की स्थिति देखी जाती है। पुलिस यहाँ पर आती है और तीन थानों को थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वह विशेष कोर्ट के सामने सिलेंडर हो चुके होते हैं, समर्पण कर चुके होते हैं। और उस दौरान उनके जो अधिवक्ता ने उनका जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर आपत्ति सरकारी वकील जो है उनके द्वारा रखी गई और फरियादी पक्ष के जो वकील थे उनके द्वारा भी इस सुनवाई के दौरान जमानत ना देने की रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन जो सालिग्राम गर्ग के जो अधिवक्ता हैं उनकी दलीलों को सुना गया और सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए अंततः विशेष कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में बागेश्वर धाम के महाराज के भाई सालिग्राम गर्ग और राजाराम तिवारी को जमानत दी गई है। इसमें यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट और धारा 336 यानी हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की धारा बाद में विवेचना के दौरान बढ़ाई गई थी। लेकिन पुलिस को कहीं से भी मौका नहीं मिला कि सालिग्राम या उनके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर सके और आज यहाँ पर दोपहर बाद यहाँ पर लंच के दौरान यहाँ पर पेश हुए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो वापस नक्सल हिंसा पर लौटेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ आपका करवा दें। देवलाल ठाकुर साहब, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अजय गंगवानी, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगवानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ठाकुर साहब, चूंकि सवाल आपकी तरफ से उठाया जा रहा है तो पहले मैं आपके पास ही आता हूं। ज्यादा दिन नहीं बीते, मेरे ख्याल से 15-17 दिन हुए हैं। साव साहब ने सदन में मुद्दा भी उठाया, बीजेपी नेताओं की हत्या की बात भी उन्होंने कही। नक्सल मोर्चे पर राज्य की जिम्मेदारी है, पर केंद्र की भी जिम्मेदारी है, तो ये सवाल किस पर माना जाए ठाकुर साहब? इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हांकित करके बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्रों में मारा जा रहा है, नेतृत्व को मारा जा रहा है, इस पर तो इस छत्तीसगढ़ की सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और इस छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर भी विचार करने योग्य बातें हैं। अगर आप किसी भी नक्सली को ले जाकर बाहर के प्रदेशों में आप उनका इलाज करवाएंगे तो आप पर सवाल उठना लाजमी है, आप पर सवाल उठाए जाएंगे। जब आपके ही 18 नेताओं को नक्सलियों द्वारा मारा जाता है और आपके ही दल के राज्यसभा सदस्य द्वारा ये कहा जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सली हमारे भाई हैं, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है कांग्रेस के ऊपर। कहीं ना कहीं आप लोग के मंशा पर सवाल इसलिए उठने लग गए हैं क्योंकि आपके संरक्षण में ये हत्याएं हो रही है। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार भी ये मानती है नक्सलियों का दायरा कम हुआ है,
सीआरपीएफ की रिपोर्ट भी ये कहती है बस्तर के 40 गांवों में माओवाद कम हुआ है, 40 से ज्यादा है। मैं एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा रहा हूँ। निश्चित ही कम हुए होंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी घटना घट रहे हैं, अभी हालिया के घटनाक्रम देखे होंगे कि राजनांदगांव के बोर्ड तालाब एरिया जहां पे नक्सलियां संपूर्ण समाप्त की स्थिति में थी, वहां पर हवलदार और एक सिपाही की हत्या हो जाती है और बस्तर क्षेत्र में हत्या हो जाती है। कांग्रेस के लोग अपने अधिवेशन में प्रियंका गांधी के पैरों के कांटा न लग जाए इसके लिए गुलाब बिछा देते हैं, लेकिन उन शहीदों को 2 फूल उनकी आस्था श्रद्धांजलि के लिए नहीं दे सकते। ये कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है, कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में शर्मसार किया है। इस बात पे जवाब बनता है अजय गंगवानी साहब, जो भी आप जवाब देना चाहें। एक वो, दूसरा कि सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर तो डाली नहीं जा सकती। फूल का मसला भी एक अपने आप में सुर्खियों में लगातार रहा है। जी गंगवानी साहब। ललित जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, देवीलाल ठाकुर जी वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए नक्सली घटनाएं और उन्हें अपराध के आंकड़े देते हैं। उसकी जो लेटेस्ट आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में 80% की कमी और नक्सली शहादत में 58% की कमी, ये इनकी केंद्रीय एजेंसी के दायित्व में। ये जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आने वाले बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। और ये कि कहीं विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस सिद्धांत को लेकर हमने काम किया है, जिसका नतीजा है हर 5 किलोमीटर के अंदर सुरक्षा कर्मियों का एक बल के फोर्स नियुक्त किया गया है। लगातार उनके क्षेत्र में कमी आ रही है, जिसके कारण ये बौखलाहट है। देखिए, झीरम घटना की बात करें तो उसकी क्रोनोलॉजी समझा दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, छत्तीसगढ़ के दर्शक जान ले। 25 मई 2013 को घटना होती है, हमारे नेताओं सहित कुल 32 लोगों की आज हत्या की जाती है। आज किसके इशारे पर? आज धर्मलाल कौशिक, किसी भी राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष उनका दायित्व है, कोई घोटाला हो रहा है, कोई राजनीतिक साजिश हो रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है, तो उसका पर्दाफाश कीजिए। यही धर्मलाल कौशिक जी 28 अप्रैल 2022 को पीआई लगा के इसको रोकने के प्रयास करते हैं। आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में, किसको बचाने के लिए? आज 9 मई को 2022 को हाईकोर्ट इस पर स्टे देता है, तो जांच को बाधित करने का प्रयास कौन कर रहा है, इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात, घटना होती है 25 मई 2013 को, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा में विधायकों के बीच घोषणा करते हैं कि हम सीबीआई जांच करेंगे। आज उनके द्वारा एक भी पत्र सीबीआई को नहीं लिखा जाता। आखिर किसको बचाने के लिए, बता दें। आज प्रशांत मिश्रा जो है सांसद होने के पूर्व कहते हैं हमारी रिपोर्ट अधूरी है। आज किसके दबाव में अधूरी रिपोर्ट को 6 नवंबर 2021 को राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। एनआईए कई बार कहती है हमारी जांच पूरी हो गई। आज दरबार थाने में उदय मुदलियार जी और लक्ष्मण जी के उसके देने के बाद महेंद्र कर्मा जी की पुत्री तुलिका जी व्यक्तिगत रूप से जाके एफआईआर दर्ज करने का प्रयास करती है, तो एनआईए कहती है हमारी जांच नहीं हुई है। ये दोहरा क्षेत्र क्यों? लगातार जांच को बाधित करने का प्रयास कौन कर रहा है? आज वहां पे जो मेन प्रत्यक्षदर्शी थे, उसके घटना के 1 महीने के बाद भी वहां पे मोबाइल, चश्मे, अन्य मिलते हैं। पीड़िता ने हाईकोर्ट में लिखित रूप से रिपोर्ट दर्ज की कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान नहीं ली जा रहे। ये इस बात के प्रमाण है कि वहां जांच को बाधित करने के लिए। दूसरी बात, सुरक्षा बल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में सुरक्षा बलों की संख्या थी 1789, 1790। हमारी कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में संख्या थी 88। आप 100 गुना जो है सुरक्षा कर्मियों में कमी करते हैं। ये जब इतनी कमियां हैं गंगवानी साहब, तो आपकी जांच कौन रोक रहा है? सवाल यह है कि पीआईएल लगाना, सबके पास अपना अपना विवेक है, अदालत पहुंचेंगे, अदालत के हिसाब से प्रक्रियाएं चल रही हैं। सवाल यह है कि जब आप सक्षम हैं, तब की बात ठीक है, आप विपक्ष में थे, अब जब आप सक्षम हैं तो कौन रोक रहा है? प्रजापति जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं दो सवाल देना चाह रहा हूं। देखिए, किसी भी प्रकरण में अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करती है, तब तक उसमें राज्य सरकार की कोई भी सुरक्षा एजेंसी, पुलिसकर्मी, अन्य एजेंसियां उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं आपको स्पष्ट करा आपके लोकप्रिय चैनल पे, एनआईए कहता है हमारी जांच पूरी हो गई। अंत में जब हम दरबार थाने में रिपोर्ट लेके न्यायिक आयोग की घटना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जांच को, तो एनआईए बोलती है हमारी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, तब तक आप जांच नहीं कर सकते। पहला। दूसरा, धर्मलाल कौशिक, मैंने स्पष्ट रूप से बताया 28 अप्रैल 2022 को पीआई लगा के जांच को बाधित करें। ये दोनों का नाम इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। दूसरी बात देखिए, बहुत अच्छी बात एक और कह दूं, आज द प्रिंट के जो वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में लिखा है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी एक साथ उनका विकास हुआ, एक साथ फले फूले। दूसरी बात, उसका नाम मासू नहीं, एक किताब है जिसमें लता उसेंडी के जो फादर थे, जो अबुझमाड़ विकास प्राधिकरण के प्रमुख थे, उन्होंने नक्सली साहित्य को प्रिंट कराया। आज विक्रम उसेंडी के जो पिता थे, वो रमन्ना के साथ खाना खाते थे। ऐसे कई प्रमाण है। इन्हीं के जगत पुजारी दंतेवाड़ा के उपाध्यक्ष 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। ये दोहरा क्षेत्र ने दिखाए। चैनल पे बैठ के नक्सली विरोधी होने का दावा करते हैं, मेरे ख्याल से साटकट करते हैं। जी गंगवानी साहब, आप पर्याप्त नहीं गंगवानी साहब, आप पर्याप्त बुलेट दाग चुके हैं।
मेरा ख्याल है ठाकुर साहब, मैं दस्तावेज, मैं रेफरेंस, आपके पास कोई जवाब और फिर मेरा एक सवाल रहेगा। टू दी पॉइंट बात करेंगे, टू दी पॉइंट। राजनीतिक मैं ये कहना चाहता हूं, आप चुप रहिए, मैं बता देता हूं आपको। ये जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और सफेदा वाला मुख्यमंत्री, दोहरे चरित्र वाला मुख्यमंत्री, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय इन्होंने कहा था कि जो ललित जी मेरा एक ही निवेदन है, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं गंगवानी साहब सुनिए, तो आप सुनेंगे तभी तो तथ्य तो आप लेकर आए हैं, सुनेंगे नहीं तो जी 4 तो किताबें आपने रेफरेंस में गिना दी है, तथ्य आप लाए हैं, मैंने सुने हैं, दर्शकों ने भी सुने। ठाकुर साहब प्लीज सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से, अन्य सारे चैनलों के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो झीरम घाटी का जो सच है उसके जेब में है, तो जेब से निकालने में इतना समय लगता है क्या? कांग्रेस के लोग खुद ही संदिग्ध के घेरे में हैं। आप इनके कर्मा परिवार से जाके पूछिए, पटेल परिवार से जाके पूछिए, जिन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को एम्बुश में फंसाया, वो आदमी तो आज इनके साथ मंत्री बैठे बने हुए हैं, चाय काफी नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या जांच करवाएंगे? अरे ये तो इनके जो खुद के लोग मर गए उस पर आपकी केंद्रीय एजेंसी जांच इतने तथ्य आपके पास हैं और आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। आपकी जांच एजेंसियां तो माहिर हैं, पूरे राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई चलती है, तो किसी की जेब में क्या, अगर किसी के पेट में भी सच्चाई है तो आप पूरी रफ्तार से ला सकते हैं। यह सवाल तो आपका जांच एजेंसियों पर जा रहा है ठाकुर साहब। बिल्कुल एनआईए क्या कर रही है बता रहे? जांच एजेंसी तो अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार जांच कर रही है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहते। कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? ये देवीलाल ठाकुर जी का बिना पढ़े लिखे नक्सलियों को समर्थन करने बैठी है, क्यों उनको संरक्षण दे रही है? आखिर जो नक्सलियों के साथ मिले हुए लोग हैं, आपके 18 लोग, अरे वो तो दिख रहा है, लता उसेंडी के पिताजी, विक्रम उसेंडी के पिताजी, जगत पुजारी और कितना धर्मेंद्र चोपड़ा सांसद की गाड़ी में गिरफ्तार होते हैं। विचारधारा से आप नक्सलियों को सामान सप्लाई करते गिरफ्तार होते हैं, जो नक्सलियों से नक्सलियों द्वारा मारे जा रहे हैं, मदद करते हैं, उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपके पास बोल नहीं है। आप सुनिए पहले जो लोग नक्सलियों द्वारा मारे जा रहे थे, अधिवेशन चल रहा था जब आपका, उनको 2 फूल नहीं था, करोड़ों रुपए के फूल आपने प्रियंका गांधी के पैरों के तले लगवा दिए। तो ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। मुद्दों पे बात करेंगे, नक्सल आपसे कुछ है आपके पास बात करने के लिए? हो रहे हैं, उनको स्वागत को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप लोग के पास 2 फूल नहीं था, और चाटुकारी करने के लिए, गांधी परिवार की गुलामी करने के लिए आप लोग पूरा फूल का पूरा कारपेट बिछा दिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ के पैसों से कैसे आपने स्वागत आओ भगत किया है गांधी परिवार का, कि हमारे भाई लोग मर रहे हैं यहाँ पर, उनको आप श्रद्धांजलि देने के लिए जवाब लेंगे ठाकुर साहब, जवाब लेंगे। गंगवानी साहब एक तो जवाब, दूसरा मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था देख रही है कि ये कांग्रेस पार्टी को स्वागत की परंपराएं चलती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, हर पार्टी में स्वागत होता है। लेकिन उसी दिन एक नक्सल वारदात भी हुई। सवाल यह भी उठता है कि ठीक है नक्सल वारदातों में कमी आई है, पर खात्मा लगेगा कब? वो भी तब जब सबसे पुरानी पार्टी ने, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत में इस तरह से एक पार्टी की अग्रिम पंक्ति का खत्म हो जाना, यह अपनी दुनिया में पूरा बिरला होगा। उसके बावजूद आपकी गंभीरता इस नक्सलवाद को लेकर, गंगवानी साहब। देखिए ललित जी, विश्वास, विकास, सुरक्षा, इन 3 सिद्धांतों को लेकर हम काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों से नक्सली घटनाओं में कमी आ रही। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज ये झीरम घटना की बात कर रहे हैं। मार्च 2014 में जब एनआईए ने पहली रिपोर्ट पेश की, उसमें प्रमुख आरोपी थे गणपति और रमन्ना, उनकी संपत्ति को सीज करने की बात की। मई 2014 में इनको पूछ लीजिए, अरे ठाकुर साहब ये काम आएगा, जो कांग्रेस का चरित्र साफ हो जाएगा। अरे गंगवानी साहब के आंकड़े काम आएंगे, बता रहा हूँ। इनको शांत कराइए पहले, ठाकुर साहब सुनिए तो, पूछिए कि कैसे उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी देवलाल ठाकुर साहब एक बार छत्तीसगढ़ की जनता जानेगी तो ये ऐसे बौखलाएंगे।
शांत कर एक बार सुन लीजिए जी प्लीज गंगवानी साहब। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एनआईए ने मार्च 2014 की पहली रिपोर्ट में गणपति और रमन्ना को प्रमुख आरोपी बनाया। मई 2014 में सरकार बदलती है, अगस्त 2014 में जो एनआईए नई रिपोर्ट लागू करती है, गणपति और रमन्ना दोनों का नाम गायब कर दिया जाता है। किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए बता दे। दूसरी बात, 2013 में इन्हीं के भाजपा की जो विधायक की हत्या होती है शिवदयाल तोमर की, पोडियम लिंगा पकड़ाते हैं। पोडियम लिंगा ने पुलिस पूछताछ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भाजपा के नेताओं के साठगांठ के कारण शिवदयाल तोमर की हत्या होती है। दूसरी घटना 2019 में भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की हत्या होती है। इन्हीं की मांग के अनुसार एनआईए को जांच सौंपी गई। 2019 से 2023 4 साल में केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों भीमा मंडावी के कातिल को नहीं पकड़ती, क्यों जांच कंप्लीट नहीं करती। ये देखिए, ये सारे स्पष्ट प्रमाण है कि दिखावे के लिए विरोध करते हैं। दूसरी बात, आज इनके जो सोहन पटाई सांसद थे एयरपोर्ट से, इन्हीं की गाड़ी से धर्मेंद्र चोपड़ा, आज भानु प्रताप को ठेकेदार जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते रहे, इन्हीं के सांसद की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। मार्के का सवाल ये, आप आज जब टारगेट किलिंग की ठाकुर साहब बात कर रहे हो, बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग, भीमा मंडावी के कातिलों की जांच अधूरी और लटकी हुई सी क्यों है ठाकुर साहब? इसी का सवाल। देखिए, उन पर जांच चल रही है, उस विषय पर जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कितना जांच छोटे कार्यकर्ता एक दूसरे की इधर उधर के नाम रहे। आपके जो रंजीता रंजन जो गैर छत्तीसगढ़िया है, यहाँ से राज्यसभा सदस्य, जिसको आप लोगों ललित जी इनसे प्रश्न का जवाब पूछिए, भेजा है, क्यों नहीं उन्होंने कहा है कि नक्सली हमारे भाई हैं। इस पर कांग्रेस के जवाब नहीं देती। नक्सलियों को अपना भाई बताने वाले रंजीता रंजन। चलिए ठाकुर साहब, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बच जाएगा, वक्त कम है। ठाकुर साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, 2014 में परिवर्तन हुआ, केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ और एक बड़ी बात कही गई, नक्सलियों के कोटे से राज्यसभा देवीलाल ठाकुर जी 4 साल तक भीमा मंडावी की जांच क्यों पूरी नहीं होती है? बता दीजिए, गणपति रमन्ना का नाम किसके बोलने पर किसके नाम हटा दिया, बता दीजिए। आज सीबीआई की जांच का दावा करने के बाद रमन सिंह क्यों सीबीआई जांच नहीं करवाते, क्यों सीबीआई को पत्र नहीं लिखते? उसका नाम मासूनी में स्पष्ट रूप से लिखा, लता उसेंडे विक्रम उसेंडे के पिता नक्सली साहित्य बताते थे, उनके साथ खाना खाते थे। चलिए बस, ठीक। अरे गंगवानी साहब, थोड़े हथियार बचाइए भाई। अरे गंगवानी साहब, ठाकुर साहब, ठीक। अरे थोड़े हथियार बचा लीजिए, अभी चुनाव आने को है। प्लीज नहीं, थोड़े हथियार बचा लीजिए। ललित जी, मेरा एक ही निवेदन है छोटा सा, आपका इतना शानदार चैनल है, सत्र के दर्शक आपसे एक उम्मीद लेके बैठते हैं कि सही तथ्यों पे, सही आंकड़ों पर चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा के बजाय। चलिए, आपने आप तथ्यों और आंकड़ों, सच पे बात हो। ठीक, सभी ने सुना है। हम तो सारा विवेक दर्शकों पर ही छोड़ते हैं। गंगवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौके मिलते रहेंगे, सभी अपनी अपनी गंद नाली साफ करके रखें। चुनावी सीजन में हम जाने वाले हैं, तब फायर के पर्याप्त मौके मिलेंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि नक्सल फायर रुकनी चाहिए। आंकड़ों में कमी किसी सरकार को बचा नहीं सकता है। जब तक एक भी व्यक्ति, वो किस पार्टी का है डजंट मैटर, जब तक एक भी व्यक्ति का खून बहता रहेगा। 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।